नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की दो बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की, जो राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काफी हलचल मचा रही हैं। चलिए, इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। एक तरफ बिहार में सरकार बदल रही है, तो दूसरी तरफ पूरे देश के लिए एक नया कानून सामने आ रहा है। चलिए, इन दोनों बड़ी कहानियों को एक-एक करके देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बिहार का रुख करते हैं, जहां की पॉलिटिक्स में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है। 13 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। अगले ही दिन 14 को सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। और सोचिए, ठीक उसके अगले दिन 15 अप्रैल को बिहार को एक नया मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक चेहरे का बदलना नहीं है। असली खेल तो कुछ और ही है। इसके साथ ही पूरे गठबंधन का स्ट्रक्चर और पावर का जो बंटवारा है ना, वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। अब इस टेबल को देखिए, ये है असली कहानी। पहले क्या था? जेडीयू के पास था सीएम का पद, लेकिन अब जो नया फॉर्मूला है उसमें खेल पलट गया है। अब सीएम का पद जा रहा है बीजेपी के पास और जेडीयू को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा तो वो चेहरा कौन होगा? इस रेस में देखिए कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ये जो 10 नाम दिख रहे हैं, इनकी चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है। इसमें मौजूदा उप मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं और पार्टी के कई दूसरे दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, बिहार की राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। यहाँ सिर्फ प्रोफाइल्स देखकर फैसले नहीं लिए जाते। यहाँ एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमेशा से गेम में रहा है, और वो फैक्टर है जातीय समीकरण। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इन दोनों को मिला दें तो ये राज्य की आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, सवाल यही उठता है कि जब इन दोनों समुदायों की आबादी मिलाकर 63% से भी ज्यादा है, तो क्या अगला मुख्यमंत्री भी इसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर चुना जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। चलिए, अब बिहार की पॉलिटिक्स से निकलते हैं और नेशनल लेवल पर चलते हैं, जहां एक और बड़ा कानून आकार ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक की, जिसे कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। लेकिन रुकिए, इसे लागू करना इतना सीधा भी नहीं है। इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा, जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं। फिर लोकसभा की टोटल सीटें बढ़ाई जाएंगी और उसके बाद जाकर ये 33% का आरक्षण लागू हो पाएगा। तो अभी की बात करें तो हमारी लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। ये वो नंबर है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। और अब देखिए कि बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। इस बिल के लागू होने के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 816 तक पहुंच सकती है। ये एक जबरदस्त उछाल है। तो 816 में से 273 सीटें, सोचिए, 273 सीटें सिर्फ महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होंगी। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इसे लागू करने के लिए एक टारगेट भी सेट कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, वो महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ ही कराए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये बिल क्या है और कैसे लागू होगा, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अब आते हैं असली सवालों पर। इसके पीछे की वजह क्या है और इसका असल में असर क्या होगा? देखिए, इस बिल को लेकर ना दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि 2029 के चुनावों से ठीक पहले इसे लाना कहीं एक चुनावी रणनीति तो नहीं? एक और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है जो हमारे ज़मीनी तजुर्बे से आता है। हम सब ने पंचायत लेवल पर मुखियापति या सरपंचपति वाली संस्कृति देखी है, जहां महिला तो चुनकर आती है, लेकिन असल में पावर उसके पति या घर के पुरुष चलाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आरक्षण वाकई महिलाओं को ताकत देगा या कहीं यही कल्चर नेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेगा?
तो चाहे बिहार में सत्ता का नया समीकरण हो या फिर संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण, इन तमाम राजनीतिक दांव-पेचों के बीच सोचने वाली बात ये है कि इस पूरे खेल में असल में जीत किसकी होती है।